जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल डिवाइन यात्रा में। दोस्तों अपने आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर और ताज़ा नज़ारों के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा का संपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अभी हाल फिलहाल ही मैंने यात्रा करी थी तब का है और ये वीडियो बहुत ही सुंदर है। वहाँ पर क्या अद्भुत नज़ारा है, इसका पूरा आपको फुटेज आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिखाया जाएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है, कृपया थोड़ा सा समय निकाल के इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं। दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी भक्त अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पूछते हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा का अनुभव घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों क्या क्या वो प्रश्न होंगे, आइए अपने इस वीडियो में हम आगे दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न मैं आप सभी के सामने ये रखना चाहता हूँ, हमें यात्रा कब करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यात्रा करने के लिए वैसे तो पूरे साल यात्रा होती है और भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल पिछले कुछ समय से, क्योंकि अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना के समय में बहुत सारे लोग दर्शन नहीं कर पाए थे और काफ़ी समय तक लॉकडाउन भी था, तो इसकी वजह से यात्रा पूरी तरह से बंद भी हो गई थी। लेकिन अभी यात्रा पूरी तरह से चालू हो गई, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया है पहले की तरह से, बस थोड़ा सा हमें कोविड नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं यही देना चाहता हूँ दोस्तों, मार्च और अप्रैल और सितंबर अक्टूबर ये 4 महीने जो हैं वो पीक सीज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अगर आप ज़्यादा भीड़ में नहीं यात्रा करना पसंद करते हैं तो प्लीज़ ये चारों महीने अवॉइड कीजिए। उसका रीज़न ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, उसके बाद अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और डिसेंट वेदर होने की वजह से भी वहाँ पर लोग अक्सर इन्हीं सीजन्स में जाना पसंद करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि इन नवरात्रों के दौरान में वहाँ पर जो डेकोरेशन होता है वो बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है, तो इसलिए लोग नवरात्रों में और उससे पहले जाना पसंद करते हैं। दोस्तों बाकी के समय आप किसी भी महीने में ट्रैवल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। हालांकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है, यात्रियों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है पिछले कुछ समय से। यहाँ पर अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ये लेना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि वहाँ पर किस महीने में कैसा मौसम रहता है। इसके लिए मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिसंबर मिड से फरवरी मिड तक वहाँ पर काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, कई बार बर्फ़बारी भी देखने को हो जाती है। इसके चलते वहाँ पर यात्रियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जो यात्री कम भीड़ भाड़ के समय यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ये मौसम, ये जो टाइमिंग है वो सूटेबल होगा। लेकिन इस समय ज़्यादा ठंडी होने के कारण कृपया अपने गर्म कपड़े लेकर चलें और यदि आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकें। उसके बाद आप फरवरी एंड से मार्च और अप्रैल तक बहुत डिसेंट वेदर होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। हालांकि भवन पर आपको थोड़ी ठंडी का सामना करना पड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं मई, जून और जुलाई, थोड़ा सा गर्म मौसम रहता है, क्योंकि ये टाइमिंग, ये जो मंथ हैं ये सभी जगह गर्म होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर मिलेगा और भवन के पास हल्का फुल्का आपको ठंडा लग सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद सितंबर और अगस्त और सितंबर में वहाँ पर बारिश का मौसम होता है, तो थोड़ा सा ठंडा भवन के पास मिलेगा, लेकिन रेनी सीज़न होने की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत। हालांकि इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने बहुत सारी ऐसी अरेंजमेंट कर दी हैं जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई चोट या दुर्घटना ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है नवंबर में और अक्टूबर में, ये 2 महीने ऑलमोस्ट नॉर्मल रहते हैं, डिसेंट वेदर रहता है, वहाँ पर आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, माता वैष्णो देवी जी के दरबार कटरा कैसे पहुँचे। दोस्तों इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कटरा जाने के लिए आपके पास तीनों ऑप्शन है, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय प्लेन। यदि आप बाय रोड आते हैं तो किसी भी राज्य से, एक शहर से अपनी गाड़ी, बस या फिर जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वो बुक करके आ सकते हैं डायरेक्ट कटरा। अदरवाइज़ आपको बाय ट्रेन आना है तो आप, अगर आपके स्टेशन से कटरा तक की ट्रेन अवेलेबल है, डायरेक्ट ट्रेन, तो आप वो बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कनेक्टिंग स्टेशन जो है जम्मू तवी, आप वहाँ तक आइए, जम्मू तवी से आप अपनी आगे की यात्रा बाई रोड
प्लान कर सकते हैं। और अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो भी आपको जम्मू एयरपोर्ट तक आना होगा, फिर जम्मू एयरपोर्ट से आपको बाई रोड अपनी आगे की यात्रा तय करनी पड़ेगी। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आप सभी के सामने ये रखना चाहता हूँ, कोरोना टेस्ट कब करवाना चाहिए? अगर मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, यानी कि अगर मैंने दोनों डोज़ लगवा ली है, तो क्या मुझे कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा? दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी यात्रा प्लान हो चुकी है तो जिस वक्त आपको यात्रा शुरू करनी है, जिस दिन मतलब कि जिस दिन आपको जम्मू में एंटर करना है, उस दिन से 48 घंटे पहले की आपके पास कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। और अगर आपने दोनों डोजेज़ लगवा ली है वैक्सीन की तो आपको कोविड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है वहाँ पर। ऐसा अभी हाल फिलहाल में नया रूल उन्होंने पास कर दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आप सभी के सामने ये रखना चाहता हूँ, जम्मू उधमपुर या कटरा रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट होता है क्या और कितना टाइम लगता है? दोस्तों जी हाँ, जम्मू पर, उधमपुर और कटरा रेलवे स्टेशनों पर अभी कोरोना टेस्ट होता है। रैपिड ऑन द स्पॉट आपका कोविड टेस्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। उसका रीज़न है वहाँ पर कितनी लाइन है, कितने भक्तों की लाइन ऑलरेडी है। वैसे एक आदमी का कोविड टेस्ट करने में और रिपोर्ट आने में लगभग 7 से 10 मिनट का समय लग जाता है, कई बार 15 मिनट भी लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई सारे काउंटर होते हैं जिसके चलते यात्रियों को जल्दी निपटा दिया जाता है। बट फिर भी काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, तो यदि लाइन लंबी है तो आपको 2 से 3 घंटे का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अपना समय अपने अकॉर्डिंग प्लान करके चलिएगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने राज्य से ही अपना कोविड टेस्ट करवा के आइए। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, माता वैष्णो देवी की यात्रा में कुल कितना खर्च आता है, लगभग कितना खर्च? इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका मोड ऑफ़ ट्रैवल पे। आप बाई ट्रेन आ रहे हैं, बाई प्लेन आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं, उसके बाद आप किस होटल में रुक रहे हैं और आप किस तरह की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा से मेरा मतलब है क्या आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या फिर आप घोड़ा या पालकी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो ये सब उस चीज़ों के बेसिस पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ अगर हम खाने की और रहने की बात करें तो वहाँ पर एवरेज होटल भी मिल जाएंगे आपको 500 रुपये से लेके, और डिसेंट होटल, अच्छे लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे, 5000-7000 रुपये पर नाइट वाले होटल्स भी मिल जाएंगे। और वहाँ पर आपको धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी जहाँ पर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चंदा या डोनेशन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें खाने की तो वहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे फूड्स मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न मैं यहाँ से ये लेना चाहता हूँ, जम्मू से कटरा और कटरा से दर्शनी गेट बाणगंगा जहाँ से यात्रा शुरू होती है, और बाणगंगा दर्शनी गेट से आगे की यात्रा की कुल कितनी दूरी है? इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगा दोस्तों, जम्मू से कटरा लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आप बाई रोड ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद कटरा यदि आप पहुंचते हैं बस स्टैंड से, जो कि कटरा चौक ही है लगभग, तो वहां से आपको दर्शनी गेट के लिए लगभग 1-1.25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, या तो फिर आप ऑटो कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट वहां तक जाते हैं। और दर्शनी गेट जहां से, जो बाणगंगा जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से आगे की यात्रा की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यदि आप ताराकुट मार्ग से जाना चाहते हैं तो दर्शनी गेट बाणगंगा से आपको 1 से 1.5 किलोमीटर जाके ताराकुट मार्ग का जो पॉइंट है जहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है, वहाँ से 7 किलोमीटर और जाना होगा हिमकोटी। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं, चरण पादुका वाले रास्ते से, तो आपको दर्शनी गेट से पहले 2 किलोमीटर पर चरण पादुका मंदिर मिलेगा, और उतना ही लगभग वहाँ से 4 किलोमीटर पर आपको अर्धकुंवारी मिलेगा। यानी कि दर्शनी गेट से अर्धकुंवारी तक कुल 6 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आएंगे, चरण पादुका आएगी, बाणगंगा घाट आएगा, गीता मंदिर आएगी, और बहुत अच्छे दर्शन करने वाले स्थल आएंगे, और यात्रा का पूरा आपको अनुभव अच्छा मिलेगा। और उसके बाद फिर अर्धकुंवारी से अगला आपको डिस्टेंस है जो 6 किलोमीटर और है, वो भवन का रास्ता है। वो आपको, यदि आप हाथी मत्था वाले रास्ते से जाते हैं तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यदि आप हेमकोटी वाले रास्ते से जाते हैं तो लगभग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, तब आप भवन पहुंचेंगे। और भवन से फिर आपको 2 से 2.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है भैरव बाबा तक जाने का। और अगर आप चाहें तो रोपवे का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है सभी के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न मैं आप सभी के सामने ये रखता हूँ कि कुल यात्रा में कितना समय लग जाता है। दोस्तों इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कितना रेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ रुकते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज हम 4 से 5 घंटे कह सकते हैं कि सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं नीचे दर्शनी गेट से भवन तक।
यदि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है आपको चलने में तो रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपकी स्पीड कम हो जाएगी और समय ज़्यादा लगेगा। दोस्तों अगला प्रश्न, यात्रा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और कैसे किस प्रकार का सामान लेके जाना चाहिए। दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूँ कि यात्रा आप सच्चे दिल से कीजिए, बिना किसी चिंता फिक्र के कीजिए, बिना किसी नशीले पदार्थ का सेवन कीजिए और यात्रा के दौरान आप हल्के कपड़े पहनिए ताकि आपको ट्रैकिंग करने में आसानी हो और अपना जो भारी सामान है हो सके तो उसको कटरा में किसी क्लॉक रूम में रखवा दीजिए, क्योंकि आप भारी सामान लेके यदि यात्रा करेंगे, यदि ऊपर की चढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करके चल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, भवन तक जाने के लिए कितने रास्ते और कहाँ से जाते हैं। तो अभी मैंने जैसा कि बताया, भवन तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला दर्शनी गेट से बाणगंगा वाला रूट, दूसरा ताराकुट मार्ग। फिर उसके बाद आप अर्धकुंवारी पहुँचेंगे या हिमकोटी पॉइंट पहुँचेंगे। हिमकोटी पॉइंट वाला जो रास्ता शुरू होता है वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पुराना रास्ता जो हाथीमथा वाला है या फिर आप हिमकोटी वाला मार्ग। तो सभी रास्ते ठीक हैं, बट पुराने रास्ते पे आपको घोड़े, पालकी, खच्चर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा परेशानी भी हो सकती है। और नए रास्ते पर ताराकुट मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर आपको ना तो घोड़े मिलेंगे ना पालकी मिलेगी, बस वहाँ पर बैटरी कार या दूसरे वाहन चलते हुए मिल सकते हैं, वो भी श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी वाले। अदरवाइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही रास्ते सेफ़ हैं पूरी तरह से, दोनों ही रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, ताराकुट मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर क्या क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। दोस्तों इसके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, ताराकुट मार्ग जो अभी नया मार्ग बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कॉस्ट के साथ बनाया गया है, लगभग 80 करोड़ जैसा कि आप सभी सुनते हैं यात्रा के दौरान, और बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन बनाया गया। बट वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर ज़्यादा दुकानें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ पर केवल रिफ़्रेशमेंट्स की जो होती हैं, जो कैफ़ेटेरिया टाइप के, वही मिलेंगे, वो भी श्राइन बोर्ड के, और कुछ डिस्टेंस में हैं, बाकी टॉयलेट्स है, इस तरह की फैसिलिटी। बट वहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती लोगों की, बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वहाँ पर बोरियत सा भी फील हो सकता है इनकेस। लेकिन वो रास्ता बहुत ही अच्छा बनाया गया है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है, तो इसलिए आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी रात के समय आप हो सके तो पुराने रास्ते से ही जाइएगा। उसके बाद हिमकोटी वाला रास्ता, वो रास्ता बहुत अच्छा है, मैं ऑलवेज़ वही रास्ता चूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के घोड़े पालकी की डिस्टर्बेंस नहीं रहती है, प्लस वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कम चढ़ाई वाला है और पुराने रास्ते के मुकाबले 1 किलोमीटर का लगभग कम डिस्टेंस भी है उसमें। अगला प्रश्न, ताराकुट मार्ग से यदि यात्रा शुरू करनी है तो ऑटो वाले को क्या बोले। तो दोस्तों इसके लिए यदि आप कटरा पर हैं, कटरा के किसी होटल में रुके हैं या कटरा रेलवे स्टेशन पे हैं या कटरा बस चौक पर हैं, तो आप ऑटो वाले को यही बोलिएगा कि हमें ताराकुट मार्ग वाले रास्ते से अपनी यात्रा करनी है, आप उस पॉइंट पर छोड़िए हमको जहाँ से हमें ताराकुट मार्ग की शुरुआत करनी है। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे हमें यात्रा करनी है तो वो दर्शनी गेट भी छोड़ सकता है, फिर वहाँ से आपको लंगर यानी कि जो गुलशन कुमार लंगर है वहाँ से जो ताराकुट वाला रास्ता पकड़ना है वो पकड़ेंगे तो उसमें आपको 1 से 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो इसलिए आप अगर ताराकुट वाले रास्ते से जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑटो वाले को बोलिए कि हमें ताराकुट वाले पॉइंट से पॉइंट पर छोड़ दीजिए, वहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, बाणगंगा बाथिंग घाट पर नहाने की कैसी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स है क्या। जी हाँ बिल्कुल, बाणगंगा बाथिंग घाट पर नहाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और आपको 2 तरह के बाथिंग घाट मिलेंगे वहाँ पर। पहला जो नीचे बाणगंगा मंदिर है उसके पास, वहाँ पर पाइपों के थ्रू पानी आता है और लेडीज़ के लिए सेपरेट बाथरूम्स बनाए गए हैं जहाँ पर लेडीज़ें नहा सकती हैं। दूसरा बाथिंग घाट आपको गीता मंदिर के पास में मिलेगा जहाँ पर नेचुरल सोर्स है पानी का, लोग वहाँ पर नहाते हैं। और उसके बाद चेंजिंग रूम्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई चिंता की या घबराने की बात नहीं है। आप आराम से तसल्ली से जाइए, नहाइए और पूरी श्रद्धा से और दर्शन कीजिए, वहाँ के नज़ारों का अनुभव लीजिए और अपना आगे की यात्रा तय कीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न, लंगर या भंडारा कहाँ कहाँ मिलता है। दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहूँ, पूरी यात्रा के दौरान आपको 3 जगह लंगर मिल जाएंगे। पहला गुलशन कुमार लंगर जो कि बहुत समय से इसी प्रकार चल रहा है, डेली चलता है। दूसरा लंगर आपको ताराकुट मार्ग पर जो है व्यू पॉइंट, ताराकुट व्यू पॉइंट बोलते हैं, उस जगह पर मिलेगा, वो श्राइन बोर्ड का है
बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड लंगर बनाया गया। वहाँ पर सेल्फ़ सर्विस की व्यवस्था है, आप जाइए, प्लेट्स लीजिए, काउंटर से खाना लीजिए, टेबल्स लगी हैं, बैठिए और खाने के बाद जाके अपनी प्लेट्स को सेल्फ़ सर्विस के थ्रू ही आप खुद ही धोइए और उसको रखिए। ये भी एक तरह की सेवा। और तीसरा लंगर अभी हाल फिलहाल में ही खोला गया सांझी छत के पास में, जिसे सांझी छत लंगर भी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत लोग पूछते हैं अक्सर, ये सवाल बहुत कम ही जगह पर देखने को मिला है। ये प्रश्न है कि माता रानी का बुलावा कब आता है। दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि माता रानी का बुलावा आना एक अपना अनुभव है। मतलब हर व्यक्ति का अनुभव अपने अकॉर्डिंग हो सकता है। मेरे केस में जब भी मेरे को लगता है कि माता रानी के दर्शन करने के मन कर रहे हैं, टिकट्स ईज़िली अवेलेबल हो रही हैं और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब मैं जाऊं, यात्रा करूं, माता रानी के दर्शन करूं, तो वो समझ लीजिए मेरे लिए मेरा बुलावा आ गया माता रानी का। आपके केस में कुछ भी हो सकता है। यदि आपको किसी रिलेटिव का फ़ोन आता है या कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव बोलता है कि हम वहाँ जा रहे हैं, आप चलेंगे क्या, आप टाइम निकाल के देख सकते हैं, टिकट्स मिल रही है, तो वो भी समझ लीजिए एक तरह का आपका माता रानी का बुलावा आया है, जो कि इंस्टेंट में प्लान बन गया। या फिर आप ऐसे ही बात कर रहे हैं किसी भी प्रकार से और सडनली आपका मन कर गया कि यार माता रानी के दर्शन को जाना चाहिए, और टिकट्स वगैरह आप देखते हैं, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था एक बारी जब हो जाती है अपने आप, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, तो समझ लीजिए कि वो माता रानी का बुलावा है। आप बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल मत फिक्र कीजिए, आप अपना बैग पैक कीजिए, तैयारियां कीजिए और निकल जाइए। माता रानी आपको बुला रही हैं, आपको ज़रूर दर्शन देंगी और आपकी यात्रा पूरी तरह से मंगलमय करेंगी। दोस्तों अगला प्रश्न मैं यहाँ पर यही लेना चाहता हूँ कि यात्रा की बुकिंग्स कब करनी चाहिए, जैसे कि ट्रेन्स, प्लेन, रूम, डॉर्मेट्री, हेलीकॉप्टर, अटका आरती और दूसरी फैसिलिटीज़। इसके लिए मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि यार यदि आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, काफ़ी समय पहले से करें, तो उसके लिए आपको ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यदि आप ट्रेन्स के थ्रू जाना चाहते हैं तो 4 महीने पहले जो ट्रेन्स की बुकिंग स्टार्ट होती है, आप वो देख लीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा रश वाली ट्रेनें हैं, जैसे कि दिल्ली से जो ट्रेन चलती है उत्तर संपर्क क्रांति या जम्मू मेल या फिर श्री शक्ति एक्सप्रेस, तो इनकी टिकट्स जल्दी फिल हो जाती हैं। लगभग 4 महीने पहले ही कई सारी ट्रेनों की टिकट्स फुल होने लग जाती हैं। तो इसलिए आप अपनी प्लानिंग्स उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। फ़्लाइट्स का भी आप चेक कर सकते हैं। फ़्लाइट्स तो थ्रू आउट द ईयर मिलती है, बट फेयर थोड़ा अप डाउन होता है। अगर हम बात करें श्राइन बोर्ड्स के थ्रू जो होने वाली बुकिंग्स है, जैसे कि डॉर्मेट्री या रूम्स की, तो उसके लिए मैं स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगा कि यदि आपका प्लान कंफर्म है कि आपको जाना है अगले 4 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो इमीडिएटली, अगर वो पीक सीज़न है तो आप 4 महीने पहले, 120 डेज़ पहले जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप तभी कर लीजिए। बिल्कुल मत सोचिए समय का, बिल्कुल, क्योंकि जब 4 महीने पहले बुकिंग खुलती है 10 बजे के सुबेरे, तो कई बार तो डॉर्मेट्री और रूम्स ना सेम डे क्या विदिन आवर्स फिल हो जाती हैं। आप वेट मत कीजिएगा। हेलीकॉप्टर्स का भी कुछ ऐसा ही केस है, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते में, लगभग पीक सीज़न वाले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, वो सीटें फुल हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं, नवरात्रों में जा रहे हैं, तो बहुत केयरफुली 120 डेज़ पहले जब आप बुकिंग ओपन होती है उस पर्टिकुलर डेट की, तो तभी आप अपनी बुकिंग्स कर लीजिए और बिल्कुल भी किसी चीज़ का वेट मत कीजिए। बाकी अटका आरती और ये सब चीज़ों के लिए आप देख सकते हैं, अटका आरती में थोड़ा सा समय मिल सकता है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी फिल नहीं होती है, बट फिर भी पीक सीज़न के अकॉर्डिंग ही अपना बुकिंग कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी और सीज़न में जा रहे हैं तो आपको आरती या दूसरी चीज़ें, हेलीकॉप्टर वगैरह मिल सकती है। बट रूम्स और डॉर्मेट्री के लिए मैं कंफर्म्ड हूँ कि इसकी जो बुकिंग्स है बहुत जल्दी फिल हो जाती है 120 डेज़ के अकॉर्डिंग, तो आप उसी की तरह प्लान कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बेसिक फैसिलिटीज़ की। दोस्तों वहाँ पर खाने पीने की दुकानें, श्राइन बोर्ड के भोजनालय, ढाबे और फ्रेंचाइजी फूड आउटलेट जैसे कि सागर रत्ना हो गया। उसके अलावा बेसिक नीड्स की, जैसे कि टॉयलेट्स, डस्टबिन, पीने का पानी, ATM, मेडिकल डिस्पेंसरी, प्रसाद की दुकानें, फूड मसाज की दुकानें, केमिस्ट स्टोर और इस तरह के बहुत सारी शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग्स की बात करें तो वहाँ पर आपको यात्रा पर्ची बुक करने का, हेलीकॉप्टर, रूम्स, डॉर्मेट्री, बैटरी कार, अटका आरती, दर्शन, ये सारी चीज़ों की बुकिंग्स की फैसिलिटी मिल जाएगी या ऑफलाइन काउंटर से मिल जाएगा। दूसरा, प्रसाद व पूजन और डोनेशन करने की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। उसके अलावा ऑफलाइन में हम वहाँ पर देख सकते हैं कई सुविधाएं ऐसी भी हैं जो यात्रियों के लिए डायरेक्ट बनाई गई हैं या प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे कि घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, बच्चों के लिए ट्रॉली, भैरव बाबा तक जाने के लिए रोपवे, प्रसाद व चुन्नी की शॉप्स, इस तरीके की, और इंक्वायरी काउंटर, इंफॉर्मेशन काउंटर, मिसिंग आर्टिकल्स मतलब के लॉस्ट एंड फाउंड का
स्पेशल एक डेडिकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। यदि आपका कोई सामान खो जाता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई सामान मिलता है तो भी आप वहाँ पर एक पर्टिकुलर काउंटर पे या वहाँ पर जो श्राइन बोर्ड के कर्मी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपका बहुत ही सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी नहीं वहाँ पर। और माता की कृपा से वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी गई है कि सभी लोग बहुत ही खुशी जाते हैं और बहुत ही अच्छे से दर्शन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ये लेना चाहता हूँ कि मोबाइल नेटवर्क कौन सा चलता है वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर सभी प्रकार के जो आउट स्टेशन के प्रीपेड फ़ोन्स हैं वो सब बंद हैं। यदि आप जम्मू से बाहर के हैं और आप अपना प्रीपेड सिम लेकर आ रहे हैं तो वो जम्मू में एंटर करते ही बंद हो जाएगा। इसके लिए आप हो सके तो अपना पोस्टपेड मोबाइल लेकर आइए यदि आपके पास है तो। अदरवाइज़ आपको दूसरा ऑप्शन ये मिल सकता है कि वहाँ पर जाके आप यात्री सिम ले सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन के पास में, बाहर में या मार्केट में। वो इंस्टेंट चालू हो जाता है आधार से वेरीफाई करके। कई बार 2-3 घंटे भी लग जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वहाँ पर उनके जो प्लान्स हैं वो अलग अलग होते हैं। प्लान्स के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी लगभग जो अभी करंटली में जो चल रहे हैं मोबाइल नेटवर्क जैसे कि एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो, ये सब वहाँ पर नेटवर्क्स अवेलेबल है। दोस्तों अगला प्रश्न, यात्री सिम कार्ड कैसे मिलेगा और वहाँ कितने दिन तक वैलिड रहेगा। ये डिपेंड करता है वहाँ पर क्या पैकेज मिल रहा है, किस तरीके की। उसके लिए आपको वहाँ पर जो आउटलेट, जो रिटेलर है उससे आपको बात करनी पड़ेगी। बस आपको एक अपना आधार वेरीफाई कराना पड़ेगा। आधार कार्ड की कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आधार का नंबर देना पड़ेगा। वो लोग ऑनलाइन ही आपका थंब इम्प्रेशन लेके और उसको एक्टिवेट कर देते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर मैं ये लेना चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या ले जाना अलाउड है। तो ले जाने के लिए तो मैं यही बताऊँगा कि यार आप अपनी यात्रा के अकॉर्डिंग जो आपकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वही ले जाएं और किसी प्रकार की कोई ऐसी गैरकानूनी चीज़ें ना ले जाएं जिससे कि आपको वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बात करें भवन के अंदर क्या ले जाने की, तो उसके बारे में मैं अपने आगे प्रश्न में आपको बताऊँगा डिटेल्स में। अगला प्रश्न, वहाँ किस प्रकार का खाना मिलता है। तो खाने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वहाँ पर पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन ही मिलेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि वहाँ पर प्याज मतलब किसी प्रकार का नॉनवेज मिल जाएगा या दारू शराब मिल जाएगी, तो वो चीज़ें पूरी तरह से बैन है। यहाँ तक कि वहाँ पर 16 किलोमीटर के दायरे में लहसुन प्याज का खाना भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपना माइंड सेटअप करके जाइएगा, और हो सके तो लहसुन प्याज अपने घर से भी ना लेके जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यात्रा के मतलब ट्रैवल के दौरान जैसे कि बस या ट्रेन में आप आ रहे हैं तो आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ जम्मू में जाने के बाद या स्पेशली जब आप यात्रा चालू कर रहे हैं तब तो लहसुन प्याज का सेवन ना ही करें तो अच्छा है। आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जैसी वहाँ की मान्यता है उसकी मर्यादा को आप बनाए रखेंगे तो अच्छा रहता है और माता रानी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, क्या यात्रा से पहले और बाद में लहसुन प्याज खाना बंद करना होगा जैसे कि बालाजी धाम में होता है। जी नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहीं पर भी रिटर्न में नहीं है कि आपको खाना है या छोड़ना है, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो माता का दरबार है, शुद्ध सात्विक भोजन जैसे कि वहाँ की मर्यादा बनाई गई है, आप उसको मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज़ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, छोटे बच्चों के साथ यात्रा कैसे करें, क्या क्या सामान ले जाएं और क्या क्या सावधानियां रखें। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत डिटेल में यही बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों के साथ यदि आप जा रहे हैं तो बहुत केयरफुली रहिए। सबसे पहले तो उनके गले में एक आईडी प्रूफ या जो इस तरीके की डिटेल्स हैं जिसमें फ़ोन नंबर, जो कि एक्टिव फ़ोन नंबर हो, एड्रेस हो, या आप किस होटल में रुके हुए हैं, वो सारी डिटेल जो भी हो सकता है वो सारी डिटेल उस आईडी प्रूफ में डाल दीजिए। और वो आईडी प्रूफ उनके गले में टांग दीजिए या जेब में या पॉकेट में इस तरीके से डाल दीजिए कि इन केस भगवान न करे यदि किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है, कोई बच्चा इधर उधर होता है, तो वो अपने रिलेटिव्स तक पहुंचा दिया जाए वहाँ के लोगों के द्वारा। दूसरा, यदि आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनकी जो नीड्स हैं जैसे कि दूध की बोतल, कपड़े या मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें रखना ना भूलें। और सावधानियों के लिए तो बस यही कहूँगा कि उनको थोड़ा सा केयर करें, इधर उधर ना होने पाएँ, गाड़ियों से बचाएं, और कुछ ज़्यादा खास नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ट्रैवल यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बारी कंसल्ट कर लीजिएगा। यदि आपका डॉक्टर अलाउ करता है, कहते हैं कि ठीक है, तो आप आ सकते हैं, बट बहुत केयरफुली आना होगा क्योंकि ये ट्रैकिंग वाला रास्ता है, लगभग 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आप कोई और सुविधा भी लेते तब भी आपको थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से एक बारी कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी कंडीशन कैसी है, आप
की सिचुएशन में आ रहे हैं। लेकिन वैसे अक्सर देखा जाता है कि हार्ट पेशेंट्स भी जाते हैं वहाँ पर, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जाती हैं। ऐसा कुछ बैन या प्रॉब्लम वाला रूल नहीं है, आप जा सकते हैं, बट कंसल्ट करके ही जाइएगा डॉक्टर से। अगला प्रश्न दोस्तों, फैमिली के साथ रुकने के लिए अच्छे होटल्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। दोस्तों पूरे कटरा में आपको होटल्स की कोई कमी नहीं मिलेगी, बहुत तरह के होटल हैं वहाँ पर। रीज़नेबल होटल्स भी मिलेंगे, लग्जरी होटल्स भी मिलेंगे और श्राइन बोर्ड के बनाए गए होटल्स भी मिलेंगे, मतलब श्राइन बोर्ड के कंट्रोल वाले होटल्स भी मिलेंगे। तो सभी प्रकार के होटल्स मिलेंगे बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में, और धर्मशालाएँ भी है, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या होगी नहीं। अगला प्रश्न, होटल का एक दिन का खर्चा यानी कि कितना चार्ज होता है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके होटल के ऊपर। यदि आप बहुत अच्छे लग्जरी होटल में रुकना चाहते हैं तो वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। अदरवाइज़ बहुत रीज़नेबल रेट्स यानी कि 500 रुपये पर नाइट्स में भी आपको वहाँ पर होटल मिल जाएंगे, या फिर धर्मशालाएँ भी मिल जाएंगी जहाँ आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। दोस्तों अगला प्रश्न मैं ये लेना चाहता हूँ कि कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा चौक जहाँ पर यात्रा पर्ची कटती है वहाँ तक का ऑटो का किराया कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि कटरा रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर ऑटो की लाइन लगी रहती है लेफ़्ट हैंड साइड में ही। वहाँ से फुल फेयर ऑटो लगता है 105 रुपये का। कटरा जो चौक है जहाँ पर यात्रा पर्ची कटती है तो 105 रुपये में। यदि आप अकेले जाते हैं तब भी आपको 105 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप 5 या 6 लोग जाते हैं तब भी 105 रुपये, जितनी कैपेसिटी ऑटो में। तो हो सके तो यदि आप अकेले हैं या 2 लोग हैं तो किसी के साथ शेयरिंग कर लीजिए, थोड़ा सा आपका मैनेज हो जाएगा। अदरवाइज़ तो 105 रुपये ही लगते हैं वहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए अगला प्रश्न ये लेना चाहता हूँ कि नया मार्ग ताराकोट मार्ग जहाँ से शुरू होता है वो कितना लंबा है और वहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, क्या ये रास्ता सेफ़ है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ताराकोट मार्ग बहुत ही सेफ़ है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वहाँ पर एक ही चीज़ों की कमी है कि वहाँ पर ज़्यादा शॉप्स नहीं है। रास्ता वैसे पूरी तरह से सेफ़ है, थोड़ा सा लंबा है उसके मुकाबले, पुराने रास्ते के मुकाबले लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाता है, जहाँ से ये पॉइंट से स्टार्ट होता है, जहाँ पर ये कनेक्ट करता है हिमकोटी मार्ग तक। तो यदि आप ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं चूज़ करना चाहते तो आप पुराने रास्ते से जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये रास्ता बहुत अच्छा है, बट फिर भी रात के टाइम आप ना जाएँ तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। बहुत ही कम यात्री जाते हैं इस रास्ते से। अब तो फ़िलहाल जाने लगे क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, तो उस हिसाब से देख लीजिए। यदि आप ऑफ सीज़न जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा पुराने रास्ते को चूज़ कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, अर्धकुंवारी माता मंदिर पर दर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यदि आप अर्धकुंवारी माता मंदिर में जाना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं। पहला, यदि आप गर्भजून गुफा के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप नंबर लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी लंबा वेटिंग समय देखने को मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में लगभग 20 घंटों का वेटिंग समय मिल रहा है। तो उसके लिए यदि आप जा रहे हैं, जाते टाइम अपनी जो गर्भजून गुफा का टोकन नंबर है वो ले लीजिए, और वापसी में जब माता के दर्शन करके आ रहे होंगे, लगभग 20-22 घंटे हो जाएंगे, तब आपको दूसरा मतलब वहाँ से गर्भजून गुफा के थ्रू अर्धकुंवारी माता के दर्शन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज़ यदि आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्ट मंदिर के मेन एंट्रेंस हॉल से जाइए और अर्धकुंवारी माता के दर्शन कीजिए। माता की मूर्त है जो वो एक ही है, बस फ़र्क इतना है कि आप गर्भजून के रास्ते से जाते जैसा मान्यताओं के अकॉर्डिंग है। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट मेन गेट से जाइए, दर्शन करके वापस आ जाइए। दोस्तों अगला प्रश्न, रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग्स कब और कैसे करें। तो इसके लिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो 120 डेज़ पहले जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होती है तो आप तभी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। वेट मत कीजिए। इसको कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका, उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया, हमारे द्वारा दूसरा वीडियो जो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल में प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से इसकी बुकिंग होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अगला प्रश्न, रूम्स और डॉर्मेट्री का चेक इन चेकआउट टाइमिंग क्या होता है। दोस्तों इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि रूम्स और डॉर्मेट्री का जो चेक इन टाइमिंग है वो 10 बजे का है सुबेरे। आप 10 बजे से लेकर शाम को या रात तक कभी भी चेक इन कर सकते हैं। आपका रूम बुक है, आप किसी भी समय जाएं। यदि आप शाम को भी पहुँचते हैं तो भी आप रूम को चेक इन कर सकते हैं। आपका रूम कहीं भी किसी और कॉल आउट नहीं किया जाएगा। और अगले दिन आपको ठीक 10 बजे या उससे पहले आपका रूम चेकआउट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो गाइडलाइंस वो 10 बजे की ही है चेकआउट टाइमिंग की। तो आप उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते किसी भी कंडीशन में, बल्कि आप उससे पहले ही चेकआउट कर लीजिए या वो लोग करवा देंगे, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो चेकआउट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पर रहता है कि आपको 9 से 10 बजे के बीच में चेकआउट करना ही होगा।
अगला प्रश्न, कटरा में अर्धकुंवारी भवन पर और भवन के पास में जो सामान रखने के लिए क्लॉक रूम की क्या व्यवस्था है? दोस्तों वहाँ पर मैं यही बता दें, कटरा में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप रेलवे स्टेशन पर क्लॉक रूम ले सकते हैं, या फिर बस चौक के पास एक क्लॉक रूम है, वहाँ पर भी ले सकते हैं अपना सामान रखने के लिए। उसके बाद अर्धकुंवारी के पास में भी आपके पास ऑप्शन मिलता है, और भवन के पास तो है ही काफ़ी सारे, मतलब लगभग 3-4 लॉकर रूम है, वहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा क्राउड रहता है तो आपको क्लॉक रूम मिलने में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दोस्तों अगला प्रश्न, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब और कैसे करें? तो सेम कंडीशन में मैंने अभी बताया, अगर पीक सीज़न में जा रहे हैं तो 120 डेज़ पहले आप बुकिंग की तैयारी कर लीजिए। और बाकी चेक कर सकते हैं आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर किस टाइमिंग में कौन से चॉपर की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग भी। अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, यदि आप सिंगल साइड की बुकिंग कर रहे हैं तो उसका कोटा अलग है। यदि आप बोथ साइड की बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मिल जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होती है, तो शायद आपको बोथ साइड की बुकिंग में अवेलेबिलिटी मिल जाए। बट उसमें कंडीशन ये है कि आपको दोनों साइड की बुकिंग करवानी ही पड़ेगी। लगभग 3400 के आसपास का फेयर पड़ता है 1 पैसेंजर का। और इसका प्रोसेस क्या है उसके लिए हमने अपना एक वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो के लिंक में देख सकते हैं, उसका जो वीडियो का लिंक है। अगला प्रश्न, अटका आरती की बुकिंग कब और कैसे करें? तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया गया है सेपरेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे बुकिंग होती है। अगर नवरात्रों में बुकिंग कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिएगा जब बुकिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि नवरात्रों की बुकिंग बहुत जल्दी फिल हो जाती है। बट उतना ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लगभग 3-4 दिन 1 हफ्ते तो रहता ही है यदि पीक सीज़न है। अदरवाइज़ आपको आराम से मिल जाएगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऑफलाइन भी आप बुकिंग करवा सकते हैं नीचे निहारिका कॉम्प्लेक्स में। दोस्तों अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ये लेना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, रोपवे, इनकी टिकट्स कितने की होती है? दोस्तों हेलीकॉप्टर की जो टिकट्स होती है लगभग 1700, 1750 के आसपास वन साइड का फेयर होता है, 3400 रुपये के आसपास बोथ साइड का फेयर होता है। बैटरी कार आप यदि अर्धकुंवारी से भवन तक जा रहे हैं तो आपको 300 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा, और यदि भवन से वापस अर्धकुंवारी आ रहे हैं तो 200 रुपये प्लस GST पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें रोपवे की जो भवन से भैरव बाबा तक जाता है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ फॉर बोथ साइड, यानी कि आने और जाने के लिए केवल 100 रुपीज़ प्रति व्यक्ति पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगला प्रश्न, हमारे घर में 6 मेंबर हैं, 2 लोगों के पास ID प्रूफ नहीं है, तो क्या यात्रा पर्ची बुक हो पाएगी या नहीं? दोस्तों इस कंडीशन में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, यदि आपके फैमिली में किसी मेंबर के पास ID प्रूफ नहीं है तो उस मेंबर का आप ऑफलाइन यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं, जो कि बस चौक के पास में है, या फिर आप रेलवे स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पर केवल आपसे नाम पूछेंगे और आप किस स्टेट से आए हैं वो पूछेंगे और आपको यात्रा पर्ची दे देंगे, तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि ऑनलाइन में आपको ID प्रूफ नंबर डालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला प्रश्न, यात्रा पर्ची ऑनलाइन कैसे बुक करें? तो यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अभी तो आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल ऐप है। अदरवाइज़ आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना यूज़र ID बना सकते हैं और उसके बाद यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में बना के रखा है। दोस्तों अगला प्रश्न, ऑफलाइन यात्रा पर्ची कहाँ से मिलेगी? दोस्तों ऑफलाइन यात्रा पर्ची आपको रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी, कटरा रेलवे स्टेशन पर निहारिका कॉम्प्लेक्स पे जो कटरा चौक है मेन बस स्टॉप, वहाँ पर आपको एक स्पेशल काउंटर बनाया गया है। वहाँ पर बहुत जल्दी आपको यात्रा पर्ची मिल सकती है, वहाँ पर कई सारे काउंटर्स हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, ऑनलाइन बुकिंग के बाद ID प्रूफ यानी कि क्रेडिट कार्ड, ID प्रूफ और जो ATM कार्ड वगैरह क्या दिखाना पड़ता है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपने रूम या डॉर्मेट्री वगैरह बुक कर रखी है तो उस केस में आपको ID प्रूफ तो दिखाना मैंडेटरी है, वो तो ज़रूरी ही है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। और जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपने जो ATM कार्ड से जिससे बुकिंग कर रखी है वो ऑप्शनल है, वो लोग मांगते नहीं हैं ऐसा। बट फिर भी अगर आपके पास अपना है तो कैरी करके ले जाइए। यदि आपने अपने मम्मी पापा का किसी का कर रखा है, किसी के थ्रू कर रखा है, तो उसकी जस्ट एक फ़ोटो क्लिक करके या फ़ोटो कॉपी करके ले जा सकते हैं। वो लोग मांगते नहीं है, बस उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा हमारे रिलेटिव्स का है, इस वजह से हमने इससे बुकिंग की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, मैंने अपने माता या पिता के कार्ड से बुक किया तो क्या वो ले जाना पड़ेगा? तो सेम अभी मैंने बताया, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, वो लोग चेक नहीं करेंगे। बट फिर भी ऐसा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा गया है कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट आपका ID प्रूफ होना बहुत
मैंडेटरी है, क्योंकि उसी के थ्रू वो लोग वेरीफाई करते हैं कि जिस नाम से ये बुकिंग की गई है उसी नाम का पर्सन है यहाँ पर कि नहीं। अगला प्रश्न, ऑनलाइन डोनेशन कैसे करें। तो डोनेशन का भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आप ऐप के थ्रू या फिर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। उसका प्रोसेस आप देख सकते हैं, हमने एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न, बैटरी कार की बुकिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं बता देना, तो बैटरी कार आप ऑफलाइन कर सकते हैं, टिकट्स उसकी निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर आपको लेफ़्ट हैंड साइड पर एक बैटरी कार बुक करने का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से सेम यूज़र आईडी, जो आपकी यूज़र आईडी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बनाई गई है श्राइन बोर्ड की, उसी यूज़र आईडी को यूज़ करके आप बैटरी कार की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, यात्रा के दौरान बंदरों से कैसे बचें। इसके लिए मैं यही बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों वहाँ पर बंदर, लंगूर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, मतलब वहाँ पर मिलेंगे, प्रॉब्लम्स तो नहीं, वहाँ पर इनसे बचने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो लोग खाने पीने की चीज़ों को बहुत जल्दी छीन लेते हैं, झपट्टा मारते हैं। तो हो सकता है आप डर के मारे सब कुछ छोड़ दें वहाँ पर। तो हो सके तो जो भी प्रसाद है या खाने पीने का सामान है बैग के अंदर रखें, बंदरों के सामने ना तो खाएँ ना दिखाएँ, क्योंकि वो आपको अटैकिंग मोड में आके आपको डरा सकते हैं। फिर आप डर के मारे छोड़ देंगे तो फिर वो आपका सामान लेके जा सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर मैं ये लेना चाहता हूँ कि भवन पर नहाने के लिए क्या क्या व्यवस्था है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। तो यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, भवन पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए सेपरेट बाथरूम्स बनाए गए हैं। जितनी भी डॉर्मेटरीज़ हैं, चाहे वो फ्री वाली हो चाहे वो पेड वाली हो, वहाँ पर आपको नहाने की व्यवस्था मिल जाएगी। लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए सेपरेट बाथरूम बनाए गए हैं। ऊपर आपको कालिका भवन पर भी टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स मिल जाएंगे। यदि आपकी अटका आरती की बुकिंग है तो आप कालिका भवन पर भी जा कर के नहा सकते हैं, अपना तैयार हो सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर किसी प्रकार की। अगला प्रश्न, भवन पर दर्शन से पहले किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, क्या क्या अलाउड नहीं है। दोस्तों इसके लिए अभी मैं बता देना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने जो यात्रा करी उसमें मेरे को एक और चीज़ पता चली वहाँ पर, कि अभी वहाँ पर उन्होंने शॉर्ट्स में दर्शन करना अलाउड नहीं किया है, मतलब बंद कर दिया है। यदि आप निक्कर में या शॉर्ट्स में दर्शन करने जा रहे हैं यात्रा के दौरान, तो कृपया करके पूरे कपड़े पहन के जाइए, वो लोग आपको वापस भेज देंगे। बाकी अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नए कपड़े होने चाहिए, लेकिन साफ़ हो तो अच्छा रहेगा। और सच्चे दिल से कीजिए यात्रा, माता रानी आपको बहुत अच्छे से दर्शन देंगी। दूसरी बात, आप जब यात्रा के लिए लाइन में लगें तो कृपया बहुत ध्यान से रहिए कि अपना मोबाइल, किसी तरह का चमड़े का सामान, ऐसा कुछ हानिकारक सामान ना हो, क्योंकि वो सामान वो लोग अंदर अलाउ नहीं करेंगे, उसके लिए आपको वापस भेज देंगे। यदि आपके पास मोबाइल है, आप सोच रहे हैं कि मोबाइल स्विच ऑफ करके ले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको मोबाइल अपने लॉकर रूम में या जहाँ पर आपने रूम लिया वहाँ पर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। किसी प्रकार का चमड़े का या कोई ऐसी हथियार, मतलब नुकीली चीज़ जिससे आप किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं करेंगे। केवल पैसा, प्रसाद और आईडी प्रूफ, इस तरह की चीज़ें ही अंदर अलाउ की जाती हैं, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं होता है। अगला प्रश्न, भवन पर दर्शन करने के लिए कितने गेट हैं। दोस्तों इसके लिए मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग 3 नंबर गेट से दर्शन करते हैं। वहाँ पर 3 नंबर गेट है, एक वीआईपी गेट है, एक कालिका भवन के पास में जो अटका आरती होती है वहाँ से गेट है, और बाकी वहाँ के श्राइन बोर्ड्स यदि स्पेशल अरेंजमेंट है तो किसी और गेट से दर्शन करा सकते हैं। बट जनरली आम भक्तों के लिए 3 नंबर गेट से ही एंट्री कराई जाती है। यदि भीड़ ज़्यादा होती है तो कई बार वीआईपी गेट को भी ओपन कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भवन के पास में ही है, तो आप वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, भवन पर रात में रुकने के लिए क्या व्यवस्था है। दोस्तों यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो रूम्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, डॉर्मेटरीज़ हैं बहुत ही लिमिटेड है, जिनकी बुकिंग्स बहुत पहले हो जाती है। तो यदि आप भवन पर रुकने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यदि आप बुकिंग करके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको वहाँ पर फ्री अकोमोडेशन मिलता है मनोकामना भवन पार्ट 2 में, सामने ही बिल्कुल मनोकामना भवन के पास है, जहाँ से रोपवे की एंट्री होती है। वहाँ पर हॉल्स बनाए गए हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। और वहाँ पर जो ब्लैंकेट्स मिलते हैं वो 100 रुपीज़ पर ब्लैंकेट के अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है, जो कि रिफ़ंडेबल होता है। जब आप अपना ब्लैंकेट वापस करेंगे तो आपको पूरा पैसा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन वो आपको एक पर्ची देंगे, वो पर्ची संभाल के रखिएगा और कोशिश कीजिएगा आपका ब्लैंकेट चोरी ना हो या खोए ना, अदरवाइज़ आपके पैसों से 100 रुपये या जितने ब्लैंकेट खोते हैं वो काट लिए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न, वहाँ पर ब्लैंकेट्स कहाँ मिलते हैं। इसके लिए मैं यही बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो मनोकामना भवन पार्ट 2 है उसी के बेसमेंट में आपको ब्लैंकेट्स मिलेंगे। दूसरा जो आप नहाते हैं
कालिका भवन के पास में, वहाँ पर भी आपको ब्लैंकेट्स की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। और अगर आपने डॉर्मेट्रीज़ ले रखी है तो डॉर्मेट्रीज़ के अंदर भी आपको ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे। ये ब्लैंकेट पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जो रिफ़ंडेबल होता है। आपको वापस जब आप ब्लैंकेट्स रिटर्न करेंगे तो वो आपको वापस दे दिया जाएगा। अब कुछ प्रश्न मैं कटरा और कटरा के आसपास से रिलेटेड बताना चाहता हूँ दोस्तों। एक प्रश्न है कि बाणगंगा दर्शनी गेट से कटरा तक ऑटो का किराया कितना है। तो दोस्तों यदि आप यात्रा पूरी करके आ रहे हैं और बाणगंगा के पास पहुँचे हैं, दर्शनी गेट के पास, वहाँ से आप फिर कटरा जाने की हिम्मत नहीं करी तो वहाँ से आप ऑटो कर सकते हैं। 210 रुपये फुल ऑटो फेयर लेता है वो। चाहे आप कटरा रेलवे स्टेशन उतरें या कटरा चौक पर उतरें, 210 रुपये लेगा वो, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से लेके जाता है और आपको वहाँ पर वो छोड़ देंगे। अगला प्रश्न जो है वो कटरा मार्केट में क्या क्या खास है, कब घूमने जाएं कटरा मार्केट में और क्या क्या सावधानियां रखें। दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ, कटरा मार्केट अपने आप में ही बहुत ख़ास है। बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रश, किसी भी समय आप जाइए वहाँ पर हमेशा आपको भीड़ भाड़ मिलेगी देखने को। बहुत अच्छा खाने को मिल जाएगा, शॉप्स मिलेंगी आपको वहाँ पर। स्पेशली वहाँ पर खाने पीने की अच्छी दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही अच्छी मार्केट है, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। रात के समय जाएंगे तो और भी ज़्यादा, रात के मतलब शाम के समय जाएंगे आप तो और भी ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगेगी वो मार्केट। और सावधानियों के नाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने सामान की कृपया खुद ही सावधानी से उसकी केयर करें, क्योंकि जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती है आप सभी जानते हैं कुछ गैर सामाजिक तत्व ज़रूर मिलते हैं जो आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप सतर्क रहें, अपनी सुरक्षा खुद ही करें। दोस्तों अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। प्रश्न तो बहुत सारे हैं पर वो सभी प्रश्न इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। वो सभी प्रश्न मैं अपने आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करूँगा, जो कि मैं बहुत ही जल्दी नवरात्रों के दौरान यात्रा करूँगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे मन में भी हैं जो मैं वहाँ से पता करके आऊँगा, और कुछ प्रश्न आपके भी होंगे जो मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से दिखाऊँगा। और कोशिश करूँगा कि लाइव वहाँ के सभी जो दर्शन है वो आपको करवाऊँ अपने चैनल के माध्यम से। तो इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्द बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारों के साथ नए वीडियोज़ के साथ फिर से आएंगे। तो आखिरी प्रश्न मैं यही लेना चाहता हूँ कि कटरा के आसपास घूमने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों कटरा के आसपास में घूमने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कटरा में ही आपको शालीमार गार्डन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम पास आप कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके अलावा कटरा मार्केट अपने आप में बहुत अच्छी घूमने की जगह है। और थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं अगर आपके पास टाइम है एक दिन का पूरा, तो आप पटनी टॉप, नत्था टॉप जा सकते हैं। एक दिन का पूरा समय लगेगा, लगभग 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको कैब या गाड़ी बुक करनी पड़ती है, बसें भी चलती हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपके पास शिवखोड़ी जाने का, उसके लिए भी आपको लगभग एक दिन का समय लगेगा, वो भी 70 से 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका। उसके अलावा आप वहाँ से मानसर लेक जा सकते हैं जो कि जम्मू की तरफ में पड़ता है, वो भी लगभग 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जम्मू में ही पड़ता है मान लीजिए। और जम्मू में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर रघुनाथ मंदिर देखने को मिल सकता है, जम्मू की मार्केट देखने को मिल सकती है। जम्मू में एक बहुत अच्छी जगह बागे बहू पार्क है, बहुत अच्छा है, मतलब पार्क क्या कहें, एक तरह से महल टाइप का है। वहाँ पर अरेंजमेंट है, पिकनिक स्पॉट है, समझ लीजिए बहुत अच्छी जगह है। और जम्मू की मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। बाकी आप वहाँ पर किसी भी टूर गाइड से या फिर जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हैं। ज़्यादा फालतू चीज़ों में मत पड़िएगा, आपका पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा। जो ज़्यादा अच्छी चहल पहल वाली जगह है, जो ख़ास है, वो जा सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पर 9 देवियों का मंदिर भी देखने को मिल सकता है, कटरा के पास में ही है। धनसर बाबा लेक है, धनसर बाबा जी का मंदिर है, वो भी बहुत अच्छी जगह है। अभी रिसेंटली लोग जाना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छी भीड़ होने लगी वहाँ पर। तो ये सब ऑप्शन है, वो वहाँ जाकर आप डिस्कस करेंगे वहाँ के लोकल से, वहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो वो अच्छे से गाइड कर देंगे। दोस्तों इन्हीं सब प्रश्नों के साथ मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा हो तो दिल से एक बारी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बहुत जल्दी लाते रहेंगे। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। यदि आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो हम आपके तहे दिल से आभारी रहेंगे और माता रानी की कृपा होगी तो माता रानी आपको बहुत जल्दी अपने दरबार में दर्शन के लिए बुलाएंगे। दोस्तों इसी अच्छी उम्मीद के साथ आप सभी भक्तों को मैं प्यार से जय माता दी कहना चाहता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। नैऋत्यै भूभृत्
ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै